अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारक अज़ीज़ साहिब वफ़ात पा गए और 84 इयर्स उनकी उम्र बनती है। जबकि फ़ेसबुक में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जो है ना वो तारक अज़ीज़ की जो वफ़ात है उसके हवाले से पोस्ट शेयर कर रहे थे और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। तो देखती आँखों सुनते कानों के हवाले से भी बाज़ लिख के तहरीर और बाज़ अशार लिख रहे थे, बाज़ तारक अज़ीज़ की जो वॉइस क्लिप हैं वो चला रहे थे। तो कुछ यादें पीटीवी के साथ मेरी बसता रहीं। वो भी दौर था जब मैं सिविल लाइन कॉलेज में जाता था पढ़ने के लिए। बीएससी मैथमेटिक्स में मैंने एडमिशन लिया था। तो बड़ा शौक़ था मुझे पीटीवी जाने का, एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। मैंने कहा मुझसे एक्टिंग करवाओ। तो फिर कहते अभी तो आपकी मूछें नहीं निकली हुई, अभी आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, कुछ इस तरह की बातें। ऐनक वाला जिनकी प्रोडक्शन मैंने देखी। फिर इसके अलावा नीलाम घर में भी मैं गया तारक अज़ीज़ साहब के प्रोग्राम में और लाइव मैंने देखा उसमें। और मेरा तो जनरल नॉलेज पे मैं कभी भी कंसंट्रेट नहीं करता, स्टिल नो। तो उस वक्त मैं बड़ा कंफ्यूज था कि तारक अज़ीज़ मेरे पास आके कोई सवाल ना पूछ लें और मुझे बड़ा एक अजीब सा लगे। तो फिर उसका नाम क्या है, जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर अलहमरा में ही प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती थी। तो उस वक्त तो पहली दफ़ा मैं अलहमरा में आया था और तारक अज़ीज़ साहब के पास प्रोग्राम के बाद ऐसे एंकर बैठे हुए हैं और तारक साहब बैठे हुए हैं और जूसेस पिए जा रहे हैं और मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो बस किसी रेफरेंस से मैं गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि तारक अज़ीज़ से मेरा बड़ा एक रिश्ता था या मैं उससे वाकफ़ियत थी या रिश्तेदारी थी या कोई और चक्कर था। तो आसिफ अली, थैंक यू फॉर वेविंग टू मी ब्रदर। तो एंड वाले जिनकी प्रोडक्शन देखी है और मगर उस दौरान मैंने ना कभी भी नहीं किया कि मैं तारक साहब से कहूँ सर प्लीज़ ऑटोग्राफ ये वो। मेरा बहुत रुझान नहीं था इस तरफ के हवाले से। तो GINU प्रोग्राम में भी पीटीवी में मैं गया था तो उसमें जो था ना वो जवाद अहमद आए हुए थे। तो प्लांटिंग इस तरह का उन्होंने सिंग करके, उसका नाम क्या है, वो भी बहुत पुराना प्रोग्राम है जिसकी तरफ मैं बता रहा हूँ। तो ये है कि तारक अज़ीज़ ने बड़ी स्ट्रगल की। और जैसे आज मोहसिन गिलानी के हवाले से मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि तारक अज़ीज़ ने फुटपाथ पे भी रह के गुजारा किया और मैंने भी बड़ी स्ट्रगल की। वो बता रहे थे मोहसिन गिलानी जो एक्टर हैं। तो कह रहे थे कि तारक अज़ीज़ ने बड़ी एफ़र्ट की प्लांटिंग और इसके मतलब बहुत सारा ना एक बता रहे थे कि भूखें काटी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो से फिर टीवी की तरफ सफ़र और ये वो प्लांटिंग। सियासत में भी रहे हैं, मैंने भी रहे हैं। तो उनकी स्ट्रगल के मतलब बताया जा रहा था। और अदब के हवाले से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़, तो ज़ाहिर है किताबें पढ़ना, फिर शायरी पे भी गिरफ्त थी, फिर तज़िया वगैरह भी लिखते थे। तो प्रोग्राम किया इतनी देर तारक अज़ीज़ ने। बाहर के मुमालिक में भी गए हैं प्रोग्राम के हवाले से तारक अज़ीज़। तो मैं अखबार में पढ़ रहा था आर्टिकल, एक ख़बर पढ़ रहा था कि तारक अज़ीज़ ने अपनी तमाम जायदाद है, मोहम्मद ताहिर बख्शी साहेब थैंक यू फॉर वेविंग टू मी, कि अपनी तमाम जायदाद जो है वो किसी इदारे को मसलन किसी को देने का कहा है। कि ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट खुद माफियाज़ के हाथों कहते हैं कि हम ब्लैकमेल होते हैं, या ब्लैकमेल होने से बना दिए कि कंट्रोल नहीं होते। इसी तरह किसी चीज़ में शफाफियत नहीं है। तो जैसे तारक अज़ीज़ साहब ने इतनी स्ट्रगल की है तो अपना पैसा ऐसे ही किसी को थमा देंगे। तो होना तो चाहिए इनको ये था कि ये ख़ुद से गरीबों के लिए कुछ ना कुछ NGO टाइप बनाते। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई जब मैंने ये ख़बर देखी ना, तो मैंने ना बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं तारक साहब से मिलूँगा, मैं कहूँगा मेरी फ़िल्म पे इन्वेस्ट करो, मैं अच्छी स्टोरीज़ लिखता हूँ और मैं खुद एक्टिंग का बड़ा एक्टर हूँ, किंग ऑफ ऑल द हीरोज़ एंड हीरो नंबर 1 मैं अपने आप को शो करने की कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पे और दूसरे तीसरे, क्योंकि मेरी मेंटालिटी जो है ना वो किसी को
को अबे करने से कासर है, एक्टिंग के हवाले से, राइटिंग के हवाले से। इसके अलावा जो है वो मेरी ज़हनियत जो है ना वो मुझे ना हमेशा जो है ना वो अवे करके परे रवायत से हट के सोचने का कहती है। इसलिए मेरी जो है ना मुआशरे में कंट्राडिक्शन पाई जाती है, तज़ाद पाया जाता है, कंट्राडिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो लिहाजा मैंने कहा ये मैं तारक अजीज़ साहब से कहूँगा। मगर और मैंने फिर उसका नाम क्या है, और मेरे ज़हन से वो बात निकल गई और फिर मैंने रब्ता नहीं किया। तो अभी मैं उनका ट्वीट भी पढ़ रहा था। एक लड़की है सबा, जो फेसबुक पे मैंने देखा है, उसने तारक अजीज़ का ट्वीट लगाया हुआ थे जब मैं चलता फिरता था। और अब मेरी ये हालत है कि अब मैं बिस्तर पे हूँ, और वो बड़े अच्छे दिन थे जबकि उम्मीद नहीं है कि मैं दोबारा से चल फिर सकूँगा। तो 84 इयर्स उम्र थी और माशाल्लाह फिर तो बहुत ज़बरदस्त उम्र थी, और इतनी ज़्यादा इतना उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था तारिक साहब ने। और इसके अलावा उनकी सेहत के मतलब कोई भी किसी चैनल ने ख़बर नशर नहीं की, ना किसी चैनल ने बताया, इवन पीटीवी ने भी नहीं बताया। पीटीवी तो हम बहुत कम देखते हैं। तो लिहाजा अचानक से इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाना, ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी, पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी शॉकिंग थी। तो और ये भी नहीं, अभी मैं इतने चैनल देखे करेदे, अब मुझे अभी तक स्टिल मुझे नहीं पता कि किस वजह से फेसबुक सोशल मीडिया पे भी देखा, किसी ने ये रीज़न नहीं बताई कि डेथ की वजह क्या बनी, क्या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, हार्ट अटैक आ गया या क्या था, ये अभी तक कुछ नहीं मुझे पता। मैं किसी से पूछूं या सर्च करूं या बाद में मुझे इसके मतलब पता चल जाए कि तारिक अजीज़ साहब की वफ़ात की बेसिक वजह क्या बनी। तो जहाँ तक पीटीवी में मैं जाता था तो फिर वो कहते यहाँ पे आया करो, चला फिरा करो, आहिस्ता आहिस्ता। कोई मुझे मायूसी की बातें करता, कहते इधर तो अब जो है ना वो कोई नहीं आता, इधर तो बस बाहर से प्रोडक्शन होती है, ये वो केस लेते हैं और लगा देते हैं, बस ना ये हाथ झाड़ के बैठे रहते हैं, ऑफिस बंद रहते हैं, बस कभी किसी का दिल किया तो पीटीवी में आ गया, नहीं तो नासी। ये एक बड़ी अजीब सी जो थी ना उनके ड्रामा प्रोड्यूसर्स के हवाले से जो था ना, मैंने बात सुनी थी और वाकई वो चीज़ नज़र भी आती थी। जितनी दफ़ा भी मैं गया था लोग लगे हुए होते थे, कोई काम नहीं हो रहा होता था, बस मुफ्त की पेज मिल रही होती थी। तो अगर चाहे मैंने उन दिनों अपना ड्रामा लिखा हुआ था, मेरा ख्वाब और अल्लामा साहब की थिंकिंग और फ़िलासफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये ड्रामा क्रिएट किया गया था। क्योंकि आज मुआशरा में जो असरात सियासतदानों और उलमाए दीन के मुरतब होते हैं और हो रहे हैं और स्टिल कंटिन्यू हो रहे हैं, और अज़ल से ये हो रहा है जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें उलमाए दीन और सियासतदानों का किरदार जो है ना वो मैंने उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की मौजूदा दौर के। तो उसमें मुख्तलिफ माशरती हक़ाइक़ और आलमी चीज़ों को मैंने मेंशन किया। अल्लामा साहब की फ़िक्र और थिंकिंग को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था ड्रामा के। एक वो इकबाल का शागिर्द कैसे सोसाइटी को देखता है और दीन के चैम्पियन और सियासतदान कैसे दीन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे मुआशरे में और मुआशरा किधर जा रहा है, ये चीज़ें मैंने मेंशन की थी पहली। तो कोई भी मुझे उसमें इन्वेस्टर ना मिला, कोई भी। अभी मैंने उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, जो थे मुनीर, डॉक्टर मुनीर जो थे, अब पूरा नाम मुझे उनके जहन में नहीं आ रहा, वो अकबालियत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझे पीटीवी में नज़र आते थे। शुरू में मैं केबल बहुत कम देखता था, पीटीवीज़ के प्रोग्राम देखता था, तो उसमें मैंने उनको देखा। तो मैंने उनका इंतज़ार किया 7 साल। वो मिस्र उर्दू पढ़ाने के लिए चले गए। जब मैं उनसे मिला तो मुझे बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा कि ये तो इसमें तड़प नहीं है और किसमें नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। आप ये फ़लाँ ड्रामास पढ़ो, फ़लाँ चीज़ें पढ़ो, ये पढ़ो, जो मैंने लिखा है उस पर कोई कमेंट नहीं है कि आपकी एफ़र्ट क्या है, ये वो आप इस तरह करो उस तरह को, जैसे किसी को टरखाते हैं। मैंने कहा ओके, मैं समझ गया कि ये जो है बंदा मुझे टरखा रहा है। इसका काम सिर्फ अल्लामा साहब की पोइट्री पढ़ना और उसकी तर्जुमा करना, इससे बढ़ के इसका काम नहीं है। तो इसके बस की बात नहीं है कि इस पर ड्रामा बना सके। फिर मैं वापस आ गया। इससे रिलेटेड मैं बात करूँगा, सरमद खोस्ट ने फ़िल्म बनाई थी जिसमें मज़हब को चार्ज दिया गया था, तो वो नहीं चली और बैन हो गई और उसका पैसा फारग हो गया। तो कहने का मेरा जो था ड्रामा जो मैंने लिखा था वो उससे हट के था, और इसमें बिल्कुल इस्लाम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। ये देहाती लेवल पे स्टोरी लिखी गई थी और इसमें उस उलमा दीन को
और फिर इस तरह मुख्तलिफ उलमा दीन जिसमें बग़ैर फ़िरक़ावारियत के, बग़ैर मज़हब के, एक मुआशरती स्टोरी थी जिसमें मज़हब को नहीं इस्तेमाल किया गया था, बल्कि ये शो किया गया था कि आज के मज़हब के मानने वालों का वतीरा क्या है, या किसी को स्पेसिफ़िक इस्लामी डेफिनेशंस को इस्तेमाल नहीं किया गया। इवन अल्लामा इकबाल की पोइट्री के को भी इस्तेमाल नहीं किया गया कि उसमें अल्लामा साहब के अशार को इस्तेमाल किया जाए, बल्कि सिंपल एक स्टोरी थी जिसको एक्सटेंड किया गया और उसमें विजन को इंटरप्रेट किया गया, या जो अल्लामा साहब की शायरी थी, थिंकिंग है, उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो लिहाजा वो चीज़ें अभी की अभी डब में पड़ी हुई हैं इतने सालों से। फिर मैंने जवेद इकबाल का नंबर लेने की कोशिश की, उनसे बात की, वो भी ना हुआ। फिर मैंने वलीद इकबाल से मुलाकात हुई शादी के फंक्शन पे, मैंने उनसे बात की, वो कहते दबस्तान इकबाल चले। तो दबस्तान इकबाल मैंने खुद ही का अपना लिटरेचर जो था अल्लामा साहब का जो मैंने लिखा था वो मैंने अखबार में छपने के लिए दिया, वो छप गया, पूरा ना छपा, 14 पेजेस छपे। वो कहते हैं कि ये तुमने लिखा ही नहीं है, तुम लिख ही नहीं सकते। मैंने कहा मैंने ही लिखा। वही मैंने अपने वो आर्टिकल तो दिखाया उनको, एक दबस्तान इकबाल को। मैंने कहा ये जो 14, 15, 20, 25 पेजेस हैं, ये जो है ना एक ब्रोशर की शक्ल में छाप के तो अपने इकबालियत के हवाले से क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो लोगों को दें। अभी तक स्टिल वो जो कर्नल साहब थे, थैंक यू ज़फ़र इकबाल फॉर वेविंग टू मी, तो जो कर्नल साहब थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जो दबिस्तान इकबाल में बैठे हुए थे, अभी तक उन्होंने कहा कि ठीक है हम छपवा देंगे, मगर वो फिर कहते हैं हम लिटरेसी और एजुकेशन के मतलब महकमे पे बहुत काम कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा जो एजुकेशन में मैं दिल में कहा कि काम हो रहा है वो मुझे पता है, और जो प्रोडक्ट निकल के सामने आ रही है वो भी मुझे पता है, दिल में मैंने कहा। तो मैंने कहा चलें ठीक है सर, मुझे पता लग गया कि इधर भी जो है ना वो ये कुछ भी नहीं है। उन हर किसी को ये ज़हन में होता है कि हर कोई जो है ना मर्ज़ी किसी न किसी चीज़ को में भी इज़्ज़त हासिल करने के लिए, पॉइंट मार्किंग के लिए कहीं भी आ घुसता है, मगर ऐसी बात नहीं थी। मेरी स्टाइल कंटिन्यूस चल रही थी। और मैंने यू विल बी सरप्राइज टू नो यूसुफ सल्ली साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने हीर रांझा ड्रामा लिखा। मैंने उन्हें कहा कि अल्लामा साहब के हवाले से काम है, आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ा अच्छा है और कौम को विजन देगा और एक अच्छी एक डायरेक्शन मुतय्यन होगी। मगर उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम नहीं। मैंने कहा आपने ड्रामा लिखा है। ड्रामा कहते मैं नहीं करता, मैं हेरिटेज विरसा से प्रोग्राम करता हूँ। मैंने कहा आपने हेरिटेज विरसा काम किया है, मगर ये देखो कि ये भी तो ड्रामा है ना, आपने हेरिटेज विरसा किया, हीर जो ड्रामा लिखा है उस पर भी तो काम किया ना, अब ये कर लो। वो भी तरीक़ी ड्रामा था इसलिए मैंने कहा लिया। फिर मैंने थोड़ी सी बातें लाजमी सुनाई यूसुफ सल्ली को, मैं भी बदतमीज़ी कर दी हो मैंने, मगर फिर भी चलो वो बातें चली गई। अभी इकबाल से जवेद का एकेडमी दबस्तान इकबाल में एक इकबाल थे जो यूसुफ सल्ली के भाई थे, उनसे मेरी बातचीत हुई और ये वो बड़े मुतासर हुए मेरी बातें सुन के। वो कहते आप आया करो इधर, क्लासेस में दूसरी तीसरी चीज़ें। मैंने कहा ओके सर मैं आऊँगा ये वो। बाद में मेरे पास भी टाइम नहीं होता। वैसे तो इधर दबस्तान इकबाल में लेक्चर चलते रहते हैं मुख्तलिफ हवाले से, इकबालियत के हवाले से। तो मैं वैसे अपनी खुशफहमी बताता हूँ कि मैं कहता हूँ जितना मैं इकबाल को जानता हूँ उतना इधर पाकिस्तान में PhD जिसने इकबाल पे किया वो भी नहीं जानता। ये एक अलहदा से थिंकिंग है, इसके पीछे राज के और ये मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ, ये एक अलहदा से बड़ी बहस हो जाएगी। तो लिहाजा PTV से रिलेटेड ही आते हैं और प्लस तारक साहब। तो मेरी ख्वाहिश थी कि तारक साहब से मिलता। अब वो उधर इन्वेस्ट करते या उनको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए था ताकि वो उनकी इनकम जो है वो जो रकम है उसके अल्टरनेटिव उनको प्रॉफिट मिलता और वो किसी NGO जो है ना वो उनकी रन अप करती है, NGO बना के जाते हैं। मगर तारक अजीज़ ने ऐसा कोई काम नहीं किया। जहाँ तक मैंने खालिद भट्ट साहब थैंक यू फॉर वेविंग टू मी, उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे और अपने इलाके में बड़ा जमा है आप। तो तारक अजीज़ साहब का जो मैं देखता हूँ, ठीक है अल्लाह का शुक्र, तो देखता हूँ कि उन्होंने ठीक है एफ़र्ट की, बड़ा नाम कमाया, लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और बड़े एक बायसे मसरत समझते हैं किसी फ़ोटोग्राफ उनके साथ खिंचवाना या ऑटोग्राफ लेना या उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना। मगर तारक अजीज़ साहब को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए था। जो उन्होंने कमियां महसूस की उन लोगों के लिए जो इधर लाहौर में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं, या जिस तरह उन्होंने मोहसिन गिलानी ने बताया कि बड़े कंपोजरी के आलम में दिन गुजारे, तो उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए था, ना कि अपनी तमाम जायदाद थी जो अनाउंस की है कि फ़लाँ हुकूमती सरपरस्ती में, मैं सीधा बता देता हूँ, सरपरस्ती में देने की कोशिश की है।
वो हुकूमत जो फंडामेंटल राइट 72 सालों से नहीं दे सकी, वो तारक अजीज़ की क्या प्रॉपर्टी को किसी को देगी या अच्छे उसको यूटिलाइज में लेके आएगी, वो एक अलग से इशू है। तो लिहाजा फिर ये वो कहते हैं PTV आया करो, घुमा फिरा करो, फलान टिंग, आप इसको एटमोसफेयर का पता चले। मैंने कहा मैं तो भाई इतना वेला नहीं है कि मैं इधर रोज़ आया जाऊँ। वीरा ड्रामा था, उसमें मैंने उधर से ही ये थे PTV में आने जाने वाले आदमी, वो उनके साथ मैं बॉर्डर पे गया था। अल्लाह का शुक्र। खालिद भट्ट साहब आप सुनाइए, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल? तो वो फिर जो था ना, बस ऐसे ही फिर जो है ना, वो मैं इतना ज़्यादा अनट्रैक्ट ना रह सका, तो फिर मैं स्किप आउट हो गया। फिर मैंने जो छोड़ दिया PTV पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो वो कहते हैं प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, ना ड्रामे बन रहे हैं, बाहर से हो रहा है ये वो। तो बस एनगला जिन की जो थी रिकॉर्डिंग उधर देखी, नस्तूर जिन, कुटा जिन, बिल बतौरी और फिलांटिंग, और जो नए बच्चे चाइल्ड स्टार थे और प्लस उसकी जो 7 लेडीज़ थी, वो ये और बड़े, वो मैं उस दौर में देखा तो वो बड़े एक्टिव नज़र आते थे, ये वो फ्लांटिंग। तो अब ये चीज़ें थी, तारक साहब को अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे तारक अजीज़ की, और उनके लिए आखिरी मंजिल जो है वो आसान करे। और मैं जैसा सोचता था कि अगर इनको ये बहुत कुछ कर सकते थे इतने बड़े अपने रैंक को यूज़ करते हुए, मगर उन्होंने वो कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने प्रोग्राम में ही इतने ज़्यादा मगन रहे, जबकि उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, इतना मुताला हो चुका हुआ था। अब इनको मज़ीद अपने आप पर बर्डन डालने की बजाय प्रोग्राम तो करते, मगर इतने न महू होते कि वो अपना पूरा वीक ही उसमें स्पेंड कर देते, और दूसरे एक्टिविटीज़ जैसे मैंने गिनवाई हैं जो मैं देखता हूँ वो नहीं कर सकते थे। पर पता नहीं क्यों उनको इतना आइडियाज़ क्यों नहीं आए। वो अलग से बात है, उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए सियासत में हिस्सा लिया, और फिर कुछ वजूहात होंगी, और वो में भी वो यही हो कि सियासतदानों की भी मजबूरी है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है खिदमत के लिए, तो वो सियासत को छोड़ के बाहर आ गए, यही हुआ होगा। तो ये तो प्रेडिक्शन है, या मेरी वो जो है ना एस्टिमेशन है, एस्टिमेट किया है मैंने इस चीज़ को। तो लिहाजा अब मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तक स्टिल मेरा प्रोडक्शन हो, उसके वाले से अपने काम करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कोई इन्वेस्टर मिले तो जो ड्रामा फिल्म स्टोरीज़ मैं लिखता हूँ, खुद वजह हसीना लिखी, और इसके अलावा खुद वजह हसीना के वाले से मैंने काफ़ी 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट, 22 मिनट की वो स्टोरियाँ बना के, वीडियोज़ बना के फेंकी हुई हैं। उसमें अगर जैसे स्टोरी का हवाले से मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये बातें डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं। जैसे मेरा ख्वाब लिखा है तो अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के हवाले से, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो स्टोरी बन जाए, किसी को आइडिया मिल जाएगा। और जितने सिंपल आइडियाज़ को मैं लेके चलता हूँ, उस पर तो कोई भी अच्छा राइटर कलम साफ़ कर सकता है और मेरी स्टोरी का ख़ात्मा कर सकता है, और अपने पास उसको सेव कर सकता है। तो खुदगर्ज़ सीना तो खुदगर्ज़ सीना में भी इश्क, मोहब्बत, खुदगर्ज़ी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो उसको, अब ये चीज़ें जो है कोई भी इंसान इसको एक्सटेंड कर सकता है, मगर जो थिंकिंग मेरी है, अब इन डेफिनेशन को इस्तेमाल करके कोई भी फिल्म बना सकता है, मगर जो डेफिनेशन और जिस तरह मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा या एक्सप्लेन करूँगा, और इस पर जो लिखा हुआ है, तो वो मेरी अपनी थिंकिंग होगी, अगर चाहे आइडियाज़ जो हैं वो सेम होंगे। इसी तरह जो मेरा ख्वाब है उसके हवाले से जो मैं कह रहा था कि उसमें जो मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, 2 ग्रुप जो है मेन, उलमा दीन, सियासतदान, आम आवाम और हमारा मुआशरा, तो इस तरह तो कोई भी इस चीज़ को लेके लिख सकता है। इमरान भाई, थैंक यू फॉर वीविंग टू मी। इमरान अली भाई कैसे हैं आप? तो मगर जो मैंने उस पर स्केच आउट किया है, जो मैंने स्केच बनाया है ड्रामे का, वो एक अलग से होगा। लिहाजा इसमें और उसमें किसी और के अल्लामा साहब को फ़ील करने के अंदाज़ में और मेरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लिहाजा वो जिस तरह लिखिएगा स्टोरी और मैंने जैसे लिखी है, वो डिफरेंस तो आएगा ना। तो इसलिए मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता कि वो क्या क्या पॉइंट्स स्केच आउट किए हैं, फिर तो वो पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है ना। तो लिहाजा स्टोरीज़ लिखना और कॉलम वगैरह लिखने का थोड़ी देर हुआ, फिर मैंने कहा जी जब वीडियो इतनी पावरफुल होती है तो स्टोरीज़ ये अखबार में लिखने का क्या फ़ायदा। तो जबकि मैं अपना राइटिंग के हवाले से कुछ ना कुछ तहरीर वैसे ही उससे ज़्यादा नहीं लिख के इधर इन पेज पे और उसको कलरफुल करके फेंक देता हूँ, कोई ना कोई अपने जज्बात का इजहार करता रहता हूँ। इसके अलावा कोई भी टॉपिक होता है, सियासत हो, मज़हब हो,
मुआशरत हो या किसी और हवाले से मेरा दिल करता है तो मैं लिखता हूँ। पर मैंने जवाद अहमद से भी मुलाकात हुई, मैंने उस डिस्कशन, मगर जितनी भी मैंने नाम देखे हैं ना वो खुशफहमी का शिकार नज़र आते हैं और समझते हैं कि वो बहुत बड़ी कदावर शख्सियात हैं जिनके सामने कोई भी जो है ना आइडिया या कोई भी बात जो है वो इतनी उनको बेमानी इसलिए लगती है कि वो ख़ुद को अक्ल कुल समझ रहे होते हैं, जबकि सामने वाले की बात सुन सुन इसलिए नहीं सुनते कि वो हकीकत में ख़ुद समझते हैं कि हमने जो एक हल्का खींच लिया है ना, जो अपना लॉक कर लिया अपने जहन को, अब उसी जो प्लान बना लिया उस पर चलना है और हमने अपने जहन को लॉक कर लिया है। नेक्स्ट हम किसी की बात को नहीं मानेंगे, या मे भी ये कोई बात का तो ये भी आइडियाज़ आते हैं कि ये कोई जासूस तो नहीं है, या मेरी पर्सनैलिटी को डिग्रेड तो नहीं कर रहा, या कोई इस तरह तो नहीं कर रहा कि मेरी बातों को फिर पब्लिश करे और फिर ये कहे कि ये मैंने ये खुद शायद इनको होते हैं जिनके थोड़े से नाम चल जाते हैं, तो ये अलहदा से नई बैच शुरू हो जाती है। इफ्तार इफ़ी से भी मेरी बात हुई है, चैनल में आए थे तो उनसे मैंने कहा था कि ये ड्रामा ये बनाओ, वो भी मुझे पता लगा, बातें महसूस हुआ कि ये भी जान छुड़ा रहा है बेचारा। तो स्ट्रगलिंग में पाकिस्तान में हर कोई होता है, स्ट्रगलिंग के बाद जब कामयाबी मिलती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता, जो कि एक नया ही एकेडमी का दर्जा रखता हो और फिर वो बूस्ट करे नए टैलेंट को। तो ये चीज़ें नहीं होती। बाहर के मुमालिक में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के लिए तमाम फील्ड्स में अपने आप को मनवाने के लिए, और फिर लोग जो कामयाब होते हैं जो जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट लेता है। मगर पाकिस्तान में ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादा सिफारिशें चलती हैं। पहली तो बात है मौक़े नहीं है, अगर मौक़े जहाँ पे हैं वहाँ पे सिफारिश चलती है, चापलूसियाँ चलती हैं और पैसा चलता है और स्टेटस चलता है, और फिर आपको उस हिसाब से दे के आपको ऊपर लेके आया जाता है। फिर मुफादात SOPs पे अमल करना, ये करना, वो अलग से बात है। पाकिस्तानी कौम SOPs पे कोरोना के ख़िलाफ़ अमल कर दिए कि नहीं करती, वो अलग से बात। तो लिहाजा ये एक अलग सी चीज़ें हैं। जब बहरहाल लाहौर में भी इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही ड्रामा के हवाले से भी और फ़िल्म के हवाले से भी, ज़्यादा काम कराची में हो रहा है, और कोरोना की वजह से तो जो काम हो रहा था वो भी कराची में भी वो भी कम हुआ होगा मेरे ख्याल में। तो प्रोडक्शन तो वैसे हो रही होगी पर वो भी लिमिटेड हद तक। तो लिहाजा ये जो प्रोडक्शन के हवाले से जो मेरा स्काई न्यूज़ है, स्काई ब्लू प्रोडक्शन हाउस है, उसके हवाले से तो भी बिल्कुल डम है। कोई पर्सनैलिटी नहीं मेरी जो इन्वेस्ट कर सके और मेरे आइडियाज़ और मेरी लिखी स्टोरीज़ और इस पर फिर मैं एक्ट करता हुआ नज़र आऊँ, तो ये चीज़ें नहीं हो रही, बस सिंपल बोंगियाँ लग रही हैं। तो आज ये जो मैंने फ़िल्मी दुनिया और ड्रामा के हवाले से जितनी भी एफ़र्ट थी और स्ट्रगल थी मैंने अपनी भाई, तो वो मैंने अपना इस वीडियो में बता दी। और वो भी PTV में कैसे गया और ये फ्लांटिंग, तो वो PTV में जाके फिर मैं वैसे ही वापस आ गया। तो इसके अलावा मैंने रिश्वत भी एक दफ़ा लगाई थी उधर। मैंने एक वो था एक, वो कहते हैं इसको जूता दो तो फिर आपको ना इस प्ले में चांस मिलेगा, और मगर वो जूता मेरा खा गया और फिर मुझे प्ले में काम भी इसलिए नहीं मिला कि मैं फिर सियालकोट चला गया था जॉब के हवाले से, मैं कोई और जॉब कर रहा था, तो लिहाजा लाहौर से कट हो गया। फिर वो उनसे मुसलसल राब्ते में ना होने की वजह से ये हुआ। इसी तरह जॉब के वाले से जब मैं वेटर ड्रामा बना रहा था तो मैं गया था, उन्होंने मेरे सीन लिख लिए थे, मुझे उन्होंने काम देना था, मगर मैं क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी मैं सियालकोट वापस चला गया। उन्होंने कहा वो आप आए नहीं, आपको तो उधर कैरेक्टर रखा हुआ था। तो जो बुलबुल ड्रामे में जो आयशा उमर का जो वालिद बनता है वो उस वक्त उधर मुल्ला का किरदार अदा कर रहे थे, जो उसको तबलीग करता हुआ नज़र आ रहा है गहू के लेवल के हवाले से। इतनी उसमें थोड़े थोड़े बाल लगा दिए आर्टिफिशियल, ये फ्लांटिंग और इस तरह का। तो उसमें तो आसिम बुखारी भी थे आए हुए, आसिम बुखारी चौधरी का किरदार अदा कर रहे थे। इसके अलावा कोई और कौन से नाम थे। चलो ओके, अब काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे खुदा 23 मिनट ज़ाया कर दिए। ओके, खुदा हाफिज़।